हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अभिलाषा एजुकेशन 07 पर। तो हमने पिछली यानी के चैप्टर में पढ़ा था महाजनपद के बारे में पिछली कक्षा में। तो आइए हम जानते हैं उसके आगे का। तो जैसे मैंने बताया आपको 16 महाजनपद थे, जिसमें आपका चेदी है ना, मगध, कौशाम्बी और आपका वो मगध, चेदी, ठीक है, कौंसल और आपके कई थे मत्स्य वगैरह, कई महाजनपद थे। तो आइए हम जानते हैं महाजनपदों की विशेषताएं। महाजनपदों की विशेषताएं, ठीक है। जो हमारे महाजनपद है उनकी विशेषताएं हम देखते हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं उनकी। तो आइए हम जानते हैं। वहां पर क्या था? राजतंत्र, ठीक है, राजतंत्र देखने को मिलता है। और दूसरा हमारा देखने को मिलता है क्या है हमारा, जैसे मैंने आपको पिछले यानी के जनपदों में भी बताया मैंने आपको। तो क्या क्या देखने को मिलता है हमारा? राजतंत्र हो गया और शक्तिशाली राज्य हो गया, शक्तिशाली राज्य, ठीक है। और तीसरा हमारा क्या है, बताइए जल्दी। शक्तिशाली राज्य, व्यापार, व्यापार एवं वाणिज्य, ठीक है। क्या क्या देखने को मिलता है हमारा? राजतंत्र, व्यापार एवं वाणिज्य, और हमारा क्या है, एक टॉपिक और है हमारा जो है संस्कृति और संस्कृति और कला, संस्कृति और कला, यह यानी कि हमारा देखने को मिलता है वहां पर। तो यहाँ पर राजतंत्र व्यवस्था थी, राजतंत्र व्यवस्था, शक्तिशाली राज्य थे, दूसरे राज्यों पर शासन करना, यानी कि दूसरे राज्यों पे शक्तिशाली जो राज्य थे वह क्या करते थे, शासन करते थे। व्यापार और वाणिज्य व्यवस्था, और हमारा क्या है, संस्कृति और कला, संस्कृति एवं कला का विकास। जो यहाँ पर हमारे देखने को क्या मिलता है, संस्कृति और कला का विकास देखने को मिलता है हमारा कहाँ पर, ये हमारे यानी कि विशेषता है इसकी जनपद की, जिसमें हमारा राजतंत्र व्यवस्था देखने को मिलती है, शक्तिशाली राज्य जो दूसरे राज्यों पर शासन करते थे, और व्यापार वाणिज्य, यहाँ पर वाणिज्य व्यवस्था और व्यापार अच्छी व्यवस्था में थे, और संस्कृति और कला यहाँ पर विकास था, यानी कि संस्कृति और कला का। नोट डाउन कीजिए फटाफट। हो गया? तो हम देखते हैं आगे। अब क्या है यहाँ पर हमारा, महाजनपदों की
महाजनपदों का महत्व। यानी कि महाजनपदों का महत्व क्या है, यानी कि भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका। जो क्या है हमारा भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका, और हमारा क्या है संस्कृति एवं परंपराएं। संस्कृति एवं परंपराएं। ठीक है, क्या क्या हमारा भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका, महाजनपदों की, संस्कृति एवं परंपराएं, और शिक्षा और ज्ञान। शिक्षा और ज्ञान, यानी कि शिक्षा ज्ञान में हमारा क्या देखने को मिलता है, जैन और बौद्ध धर्म का, यहाँ पर बौद्ध धर्म, जैन धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का यहाँ पर ज्ञान हमें देखने को मिलता है। तो जिसमें हमें शिक्षा यानी कि उसमें वहां पर कई यानी कि स्थल हैं, जैसे हमारे आपका यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, ठीक है, कर्मशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला है, काफी यानी कि जो विश्वविद्यालय वह देखने को मिले हैं, जिसमें यानी कि उनको यानी कि बौद्ध का जो ज्ञान स्थल है उनके रूप में, और आपको बौद्ध विहार के नाम से भी जाना जाता है उन्हें। तो जैसे हमारा ये क्या हो गया भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और शिक्षा और ज्ञान, संस्कृति एवं परंपराएं, और चौथा हमारा क्या है व्यापार और वाणिज्य। ठीक है, क्या है चौथा है हमारा क्या शिक्षा। जैसे ये हो गया आपका नंबर 1 क्या हो गया इतिहास, संस्कृति, शिक्षा और व्यापार एवं वाणिज्य। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए महत्वपूर्ण, ये महत्व हो गए महाजनपदों के। तो नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं हम जल्दी। हो गया, अब देखते हैं आगे राजवंश पर थोड़ा नजर डालते हैं हम। महाजनपदों के प्रमुख राजवंश। ठीक है, यानी कि राजा तो कई हुए थे, लेकिन जिन्होंने महाजनपदों पर अपना प्रभाव छोड़ा उनके बारे में, और वहां पर जो अधिक विख्यात हुए थे, जिससे आइए हम जानते हैं उनके। नंबर 1 क्या है मगध। मगध के हर्यक वंश। ठीक है, जो यानी कि मगध के राजा थे, कौन थे हर्यक वंश, जो है 544 से 544 544 से 413 ईसा पूर्व।
देखने को मिलता है। ठीक है, कहां से? 544 ईसा पूर्व से और आपका 413 ईसा पूर्व तक हमें क्या मिलता है? हर्यक वंश का शासन देखने को मिलता है। और दूसरा आता हमारा शिशुनाग, जो कि किसके बाद आता है? हमारा हर्यक वंश के बाद। शिशुनाग वंश जो कि हमारा 413 ईसा पूर्व से 413 ईसा पूर्व से क्या देखने को मिलता है? हमारा आपका 345 ईसा पूर्व जो हमारा देखने को मिलता है। किसके बाद आते हैं ये हमारे शिशुनाग वंश? कि हमारे हर्यक वंश के बाद आते हैं। और तीसरा है हमारा मगध के नंद वंश। नंद वंश यानी कि कहां के हैं ये तीनों राजा? मगध के नंद वंश। मगध के हैं। ठीक है, एक हो गया आपका हर्यक वंश और दूसरा हमारा क्या मिलता है? शिशुनाग वंश और तीसरा नंद वंश। तो नंद वंश यानी कि हमारा पहला क्या था? 544 से लेके 413 ईसा पूर्व देखने को मिलता है। कौन सा? हर्यक वंश। और शिशुनाग वंश है जो 413 से लेके 345 ईसा पूर्व तक मिलता है। और जो हमारा कौन सा है? नंद वंश है, वो 345 से आपका 322 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? 345 से 322 ईसा पूर्व तक देखने को मिलता है। तो जिसमें हमारा मगध यानी कि जो ये तीनों शासक हैं ये, तो ये महाजनपदों में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका छोड़ी। किस लिए? क्योंकि इन्होंने अपने क्षेत्र का विकास किया था ज्यादा से ज्यादा। इन्होंने क्या किया कि जो मगध है उसको अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो मगध में यानी कि हमें काफी लोहे के यानी कि कुल्हाड़ वगैरह और हल वगैरह मिले हैं, जिससे मगध का अधिक विस्तार होता गया और यानी कि जो जनपद है उनके अकॉर्डिंग। और चौथा हमारे यानी कि क्या मिलता है? मौर्य वंश। अब नोट डाउन कीजिए जल्दी फटाफट, कीजिए नोट डाउन। हो गया? ये तो आपने कर लिया हुआ ना हर्यक वंश का। अब क्या आता है? मौर्य वंश। मौर्य वंश चौथा। ठीक है, ये क्या देखने को मिलता है हमें? 300 कितने से यानी कि मौर्य वंश। अब बताइए मौर्य वंश का शासन क्या होगा? जैसे मान लीजिए आपका 300 यानी कि 45 से यानी कि यहां से स्टार्ट होता है 322। अब 322 से लगाइए कि मौर्य वंश कब तक चलेगा? 322 से लेके 185 कहां तक? ईसा पूर्व। ठीक है, ये हो गए हमारे मौर्य। ठीक है, तो महाजनपदों का जो राजवंश है वह पहले क्या था? हमारा हर्यक वंश और दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा क्या है? नंद वंश और चौथा हमारा मौर्य वंश। ठीक है, तो जल्दी लिखिए आप फटाफट, आगे भी चलते हैं फिर।
आप इसमें एक महत्वपूर्ण यानी कि टॉपिक और लिख सकते हैं। ये हो गए हमारे क्या, महाजनपदों के प्रमुख राजवंश हो गए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या है, हमारे महाजनपदों में 7,707, ठीक है, लोगों का एक समूह या बोल सकते हैं गठन होता था, जो जो लोगों के पक्ष में फैसला देते या सुनाते सुनाते थे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हमारा महाजनपदों में 7,707 लोगों का एक समूह होता था, यहाँ बोल सकते हैं कमेटी हो सकती थी, तो जिसमें क्या है, वह लोगों के फेवर में, यानी कि जो उन्हें दिक्कत होती थी तो उनके फायदे के लिए वह उनके फेवर में फैसला सुनाते थे, जिससे उन्हें दिक्कत ना हो। जिसमें यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे पिछले वाले टॉपिकों में, जैसे व्यापार हो गया, कृषि हो गया, है ना, संस्कृति हो गया, और वहां का ज्ञान केंद्र हो गया, जिनके पक्ष में यानी कि महत्वपूर्ण फैसला सुनाते थे। और यहाँ पर मिट्टी के मृत भांड एवं मुद्रा और संस्कृति देखने को मिलती है। ठीक है, यहां पर मृत भांड और एवं मुद्रा और आपके संस्कृति देखने को मिलती है। यहां पर नोट डाउन कीजिए जल्दी। हो गया, आइए हम देखते हैं महाजनपदों के प्रमुख युद्ध। यानी कि युद्ध के कारण ही ये जनपद महाजनपद बने एवं इनका महाजनपदों का भी विस्तार हुआ। महाजनपदों के प्रमुख युद्ध, ठीक है, कौन कौन से हमारे महाजनपदों के प्रमुख युद्ध? आइए जानते हैं हम। तो नंबर 1 है मगध और कौशल का युद्ध। ठीक है, मगध और कौशल का युद्ध, जिसमें कौशल की हार हुई। कौशल की हार, ठीक है, ये हो गया हमारा, जिसमें
मगध और कौशल का युद्ध हुआ था, जिसमें मगध ने कौशल यानी कि राज्य को हरा दिया और अपने अधीन कर लिया। और नंबर 2 है हमारा मगध यानी कि आपको देखने को मिलेगा इसमें युद्ध में कि कैसे मगध जो साम्राज्य है यानी कि उसका विस्तार होता गया, और यानी कि जो मगध महाजनपद है वह अपने आप को कैसे शक्तिशाली बनाता चला गया। तो जिसमें हमारा क्या है, मगध और कौशल, और दूसरा है मगध और बज्जी। मगध और बज्जी का युद्ध। तो इसमें बताइए कौन जीता होगा, मगध और उसमें बज्जी में। तो ऑफ कोर्स इसमें भी बज्जी की हार हुई है, यानी कि मगध अधिक शक्तिशाली था, तो जिसमें बज्जी की हार हो गई। तो तीसरा हमारा क्या है आपका, मगध और कौशल, ये हो गया आपका। और आपका मौर्य अंतिम युद्ध, मगध और आपका ये हो गया। अब है मौर्य अंतिम युद्ध। तो दोस्तों इसमें हमारा जो अंतिम युद्ध है, मौर्य अंतिम युद्ध, तो इसमें यानी कि महाजनपदों का अंत होना प्रारंभ हो जाता है। तो जिसमें हमारे क्या है, मौर्य साम्राज्य ने महाजनपदों को हराकर और अपने अधीन कर और उसको अपने राज्य में विलय कर लिया। इसमें क्या है, मगध की हार हुई। ठीक है, इसमें हमारा मगध की हार हो गई इसमें, और मौर्य साम्राज्य ऐसे अपना विस्तार करता चला गया, और आगे चलकर मौर्य साम्राज्य का विस्तार बढ़ता चला गया। तो नोट डाउन कीजिए इसे जल्दी। इसमें कर लीजिए, महाजनपदों को एकजुट कर लिया गया। ठीक है, मौर्य साम्राज्य ने सभी जनपदों को हराकर एकजुट कर लिया गया और उन पर अपना अधिकार कर लिया। जल्दी नोट डाउन कीजिए। हो गया, चलिए मिटा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं हम महाजनपदों के मगध के प्रमुख राजा। मगध के प्रमुख राजा। अभी हमने क्या देखा था, महाजनपदों के प्रमुख राजा थे जो फेमस थे। ठीक है, आइए हम देखते हैं अब ये मगध के प्रमुख राजा पे एक नजर डालते हैं। आइए नजर डालते हैं प्रमुख राजाओं पर। तो हमारे कौन है, नंबर 1 बिंबिसार। जिन्होंने मगध को शक्तिशाली बनाया। ठीक है, जिन्होंने क्या किया, मगध को शक्तिशाली बनाया। और नंबर 2 क्या है आपका, अजातशत्रु।
अजात शत्रु। ठीक है, जो कौन है? बिंबिसार, बिंबिसार के पुत्र। ठीक है, जो है आपके बिंबिसार के पुत्र हैं। ठीक है, और तीसरा आपका, इन्होंने भी क्या है, मगध को शक्तिशाली बनाया। और आपका तीसरा क्या है बताइए? मैंने भी बताया आपको, क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इन्होंने भी क्या, मगध को मगध को शक्ति में वृद्धि की। ठीक है, इन्होंने क्या है, मगध को शक्ति में वृद्धि की। मगध, ठीक है, यहाँ भी हम मगध। तो इन्होंने भी, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी किसको, मगध को शक्तियां और प्रदान की। और हमारा देखने को मिलता है कौन लास्ट में, फोर्थ नंबर पे, अशोक, जिनको सम्राट अशोक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इन्होंने मगध को शक्तिशाली बनाया एवं बौद्ध धर्म अपनाया तथा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार प्रचार प्रसार किया। ठीक है, जिन्होंने हमारे, क्या है, हमारा बिंबिसार, जिन्होंने मगध को शक्तिशाली बनाया, और अजात शत्रु, जिन्होंने मगध में यानी कि शक्ति और उसको प्रदान किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वहां पर शक्ति में वृद्धि की अधिक मात्रा में। कैसे कि एक यानी कि जो जनपद है, ठीक है, महाजनपद है, उससे उससे यानी कि युद्ध करके उसको अपने अधीन कर लेना और अपनी सीमा क्षेत्र में मिला लेना, जिससे उसके राज्य की सीमा क्षेत्र बढ़ जाता है और वहां की अर्थव्यवस्था उसी के अंदर में आ जाती है। और हमारे देखने को मिलता है अशोक, जो मगध में यानी कि अशोक है हमारे, उन्होंने उसको शक्तिशाली तो बनाया, दूसरा यानी कि वहां पर हमारे किसका, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और बौद्ध धर्म को अपना लिया, जिससे वहां पर लोग अधिक खुश थे। और उन्होंने अपने अनुयायियों को भी निर्देश यानी कि दिए थे कि वह बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करें और लोगों को उसके धर्म के बारे में बताएं। तो ये नोट डाउन कीजिए फटाफट और आगे चलते हैं हम जल्दी। नोट डाउन कीजिए। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया था, यानी कि चंद्रगुप्त के, यानी कि जो क्या है, युद्ध वगैरह देख लिए हमने। और यानी कि देखे हमने मगध के कौन से युद्ध हुए हैं, उनके प्रमुख राजा हैं। ठीक है, और विशेषता वगैरह देखा हमने, मगध कैसे बने, कैसे उनकी उत्पत्ति। और अब देखते हैं हम उसके पतन का कारण, किसके, महाजनपदों के पतन का कारण। तो नोट डाउन कर लिया ना आपने सबने?
तो आइए हम देखते हैं महाजनपदों का पतन कैसे हुआ। महाजनपदों का पतन, ठीक है। तो देखते हैं हम महाजनपदों का पतन कैसे हुआ था। अब तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि किस कारण महाजनपदों का पतन होता चला गया। तो आइए हम पॉइंट वाइज देखते हैं कि सबसे यानी कि अभी मैंने बताया था कि मौर्य साम्राज्य का उदय, ठीक है। तो ये यानी कि इसका मुख्य कारण मौर्य साम्राज्य का उदय है। तो जिन्होंने क्या किया था, मौर्य साम्राज्य ने अपने अधीन कर लिए थे और मौर्य साम्राज्य का उदय, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य का उदय हो गया और उन्होंने क्या किया कि अपने जो पड़ोसी क्षेत्र थे यानी कि महाजनपद थे, उनको युद्ध के द्वारा अपने सीमा क्षेत्र में मिला लिया। और हमारा क्या देखने को मिलता है, विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण, ठीक है। इसमें विदेशी आक्रमण में जो लोग बाहर से आए उनसे युद्ध हुआ और कुछ अपने पड़ोसी क्षेत्र से, है ना। तो इसमें यानी कि इनकी अर्थव्यवस्था और राजतंत्र कमजोर हुआ। अर्थव्यवस्था एवं राजतंत्र, ठीक है। कमजोर हुआ। तो जिसके कारण वहां के जो महाजनपद है उनका विलीन होता चला गया और हमारा देखने को मिलता है आपसी संघर्ष, आपसी मतभेद, मतभेद या संघर्ष बोल सकते हैं, ठीक है। तो जिसमें हम मतभेद संघर्ष बोल सकते हैं। और क्या देखने को मिलता है हमारा, ये हो गया विदेशी आक्रमण, हो गया मौर्य साम्राज्य, आंतरिक संघर्ष, ठीक है। ये यानी कि तीन मुख्य कारण थे जिसके कारण महाजनपदों का पतन हुआ था। तो जिसमें आपसी संघर्ष तो आप यानी कि अंदाजा लगा ही सकते हो, जो आपको क्लास जिसने देखा है पूरा, तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि आपसी मतभेद क्या था, ठीक है। और विदेशी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य का उदय, जिसमें उन्होंने क्या किया था, अपने पड़ोसी देश को यानी कि वो राज्य को हराकर अपने में विलीन कर लिया और वहां की अर्थव्यवस्था भी उसी के अंडर में आती गई। तो आप नोट्स बनाते रहिए और साथ साथ में नोट डाउन भी करते रहिए, जिससे आपको बाद में लिखने का कोई दिक्कत ना हो और आपकी तैयारी भी जिससे अच्छी रहेगी और समय भी आपके पास भरपूर मात्रा में होगा। तो अगर ऐसे ही आप समय को गवाते रहोगे तो आपका जो काम है वो पेंडिंग डलता जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। तो जब तक आप रिवीजन और तैयारी अपनी कायम रखिए। जय हिंद।